तो हाय एवरीबॉडी। आज के जो लेक्चर रहेगा उसमें हम जो पिछले लेक्चर की कुछ बातें रह गई थी उन चीज़ों को कवर करेंगे। तो मैं वो बातें बता देता हूँ एक्चुअली में जो हम कवर करना चाहेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो जो बातें मैं कवर करना चाहूँगा इस लेक्चर में, वो पहली बात तो ये होगी कि मैंने आखिरी लेक्चर में बताया था, हमने एक नई सीरीज शुरू करी थी जिसका नाम है पैरामेट्रिक अपडेट्स इन न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट देखना शुरू करा था और उसके साथ में मैंने अल्फ़ा के बारे में, लर्निंग रेट के बारे में कुछ चीज़ें बतानी शुरू करी थी। कॉन्टूर्स के बारे में मैंने समझाने की कोशिश करी थी। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं ऑप्टिमाइज़र। फिर मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर अपडेट एक्चुअली में होता है और क्यों ये माइनस साइन लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट में क्यों जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और फिर जो है मैंने बताया था कि ये अल्फ़ा जो है बहुत ही ज़्यादा हेडेक है, इसको सेट करना एक आर्ट है और साइंस भी है, दोनों भी है, एक्सपीरियंस से आता है ये। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पैरामीटर है ये। और उसके बाद मैंने बताया था कि कॉन्टूर्स को कैसे देख सकते हैं और मैंने आपको विजुअलाइजेशंस दिखाई थी, जो मैं विजुअलाइजेशंस HTML की फाइल्स थी और मैंने आपको बताया था उनको आप कैसे जो है खुद विजुअलाइज कर सकते हो। वो सारी मैंने पिछले वीडियो में अभी अटैच नहीं करी, मैं आज शाम तक अटैच कर दूंगा, पिछले लेक्चर की और आज के लेक्चर की। उसके बाद आज के इस लेक्चर फिर आखिरी में हमने ख़त्म करा था कि लोकल और ग्लोबल मिनिमा का एक मिसकंसेप्शन जो लोग जो है अपने दिमाग में रखते हैं। जैसे जैसे हम नेटवर्क्स को स्केल करते हैं वैसे वैसे लोकल मिनिमा में फंसने की दिक्कत कम हो जाती है, ग्लोबल मिनिमा में ही हम आमतौर पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में पहला तो जो मोटिव रहेगा वो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को ख़त्म करने का रहेगा। ठीक है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की लिमिटेशंस अगले लेक्चर में करेंगे, बट आज हमें पढ़ना है मिनी बैच स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और हमें लॉस कर्व देखने हैं अलग अलग। मेन आज हमारा फंडा जो है लॉस कर्व पर रहेगा। अलग अलग तरीके के लॉस कर्व होते हैं और अलग अलग तरीके के लर्निंग रेट होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लॉस ग्राफ लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, ठीक है, विद बैचेस और विदाउट बैचेस जो है कैसा हमारा लॉस फंक्शन, लॉस का ग्राफ दिखेगा, वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पहले सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक्चुअली लॉस कर्व होता क्या है। ठीक है, शायद मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताया, तो मैं आज के लेक्चर में शुरुआत करूँगा लॉस कर्व को समझाने से कि एक्चुअली में लॉस कर्व होता क्या है। ठीक है, तो हम जल्दी से आज हेडिंग लगाते हैं और मैं अगला पेज खोलता हूँ और मैं कहता हूँ कि लॉस कर्व इन न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा, ये आप पैरामीट्रिक अपडेट में क्यों बता रहे हो? पैरामीट्रिक अपडेट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली तो जब आप लॉस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईपॉस जाते हो और आप लॉस कर्व देखते हो तो आप अल्टीमेटली क्या देखते हो? मैंने जब न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करे तब भी बताया था कि लॉस कम होता जाता है। ठीक है, आप अपने फाइनल प्रेडिक्शन के पास पहुंच जाते हो, सिस्टम में एनर्जी जो है कम होती जाती है, इसलिए लॉस जो है कम होता जाता है। ठीक है, अब ये पैरामीट्रिक अपडेट के साथ समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा जो है पैरामीट्रिक अपडेट का हिस्सा है। ठीक है, और अल्फ़ा करस्पॉन्डिंग टू योर लॉस, क्योंकि वेट्स अपडेट जैसे होंगे उस हिसाब से लॉस आपका निकलेगा। तो इसलिए मैं जो है इसमें कवर कर रहा हूँ, मैं बाहर थंबनेल में भी इस चीज़ को लगा दूंगा। और हम यहाँ पर आज तीन बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। पहले से शुरुआत करते हैं जो कि हमारा लॉस कर्व। ठीक है, और आज लगभग हम एनिमेशन देखेंगे। आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग रहेगा। मैंने एनिमेशंस बनाए हैं बैठ के पिछले घंटे में अब दोबारा, और एनिमेशन कह रहा हूँ, कोड में इंप्लीमेंट करा है बेसिकली डिफरेंट लर्निंग रेट्स और लॉस कर्व। तो मैं आज कोड दिखाऊंगा और एनिमेशन जो है दोनों दिखाऊंगा, तो एनिमेशन से ज़्यादा बेहतर से समझ आएगा। तो अगर हेडिंग लगाएंगे लॉस कर्व इन न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि न्यूरल नेटवर्क्स में हम हमारे पास बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं जो हम विजुअलाइज करते हैं जब मॉडल ट्रेन हो रहा होता है। अभी हमने जब मॉडल ट्रेन करा था प्रोजेक्ट में भी अपने, तो हमने तब जो है सिर्फ लॉस दिखाया था कि भाई हर 100 स्टेप्स पे, हर 100 ई पॉश पे कह दो या 100 स्टेप्स पे कह दो, डिपेंडिंग ऑन कि बैच लिया नहीं लिया है, उसके रिस्पेक्ट में मैं लॉस बताता था कि मैं मेरे सिस्टम में कितनी एनर्जी, मैं कितना दूर हूँ अपने फाइनल प्रेडिक्शन से। ठीक है, तो अगर किसी को याद हो तो मैं जो है गिटहब खोलता हूँ, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि हम लॉस जो पिछली सीरीज़ में हमने लॉस करा था वो कैसे करा था। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, वो वाली नोटबुक दिखाता हूँ मैं एक बार। मेरे लोकल पर तो नहीं है, गिटहब पर है। गिटहब पे जाके पिछले लेक्चर्स के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था, हाउ टू ट्रेन अ क्लासिफिकेशन मॉडल विद रिग्रेशन लॉस इन न्यूरल नेटवर्क्स, उस वाले प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 26 और विद बैच विदाउट बैच। ठीक है, तो ये वाला देखते हैं टॉर्च में। आज हम इंप्लीमेंटेशन सारी पाई टॉर्च में करेंगे और मैं भी सजेस्ट करूंगा कि पाई टॉर्च में करो। क्यों? क्योंकि आइटरेशंस करनी ज़्यादा आसान है, टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि आपने जो लाइब्रेरी लिखी थी पिछले सीरीज़ में माइक्रोग्राइड में, उसमें जो है जब आपने पाइथन से लिखा था तो आपने ऑब्जर्व करा था प्रोजेक्ट बनाते हुए कि वो एफिशिएंट नहीं है इतनी। ठीक है, बट वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमने बनाई थी, आगे जाके हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आज के लेक्चर में हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली चीज़ दिखाऊँ और मैं जो है, हाँ,
तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको क्या दिखाई देगा, लॉस। तो आपने देखा कि ई पॉच 0 पे जब उसने एक बार डेटा देखा पूरा तो उसका 0.44 लॉस आया, जब उसने 10 बार देख लिया डेटा को तो उसका 0.43 लॉस आया, फिर 20 बार डेटा को देखा तो 0.41 लॉस आया। तो लॉस ऐसे घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब फाइनली जब हमने 9990 बारी डेटा दिखा दिया तो तब लॉस आ गया 0.08। तो अपने न्यूरल नेटवर्क के वेट्स एडजस्ट हो गए हैं सच दैट कि लॉस हमारा ओवरऑल कम हो जाए। ठीक है, तो ये बात सबको पता थी। अब इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? क्या सभी को दिख रहा है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए? अगर एक्स एक्सिस में ई पॉच है जो कि हमेशा बढ़ रहा है, और लॉस है हमारे पास जो कि घट रहा है, तो क्या सभी को लग रहा है कि जो है मुझे ऐसे दिखना चाहिए कि स्टार्टिंग में ज़्यादा है और फिर कम हो रहा है? स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो अब अगर ये चीज़ हमें समझ में आ रही है तो अब मैं जो है यही ग्राफ की एनिमेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर तुम देखोगे इसी ग्राफ की अगर मैं एनिमेशन दिखाऊँ, अगर मैं इसी ग्राफ की एनिमेशन दिखाऊं, एक सेकेंड, अगर मैं इसी ग्राफ की एनिमेशन दिखाऊं तो मैं लॉस कर्व दिखा रहा था। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो जैसे जैसे ट्रेनिंग का डेटा सेट, जैसे जैसे वो नंबर ऑफ ई पॉच बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लॉस कर्व कम हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था। तो हमने कहाँ से शुरू करा था? 0.4 से शुरू करा था और हम पहुँच गए थे हमारे 0.08 पे। ठीक है, जब हमें ये चीज़ समझ में आ गई, अब मैं आपको दिखाऊंगा एनिमेशन जो कि मेरा फेवरेट पार्ट रहता है हमेशा दिखाने का। ठीक है, तो मैं एनिमेशन दिखाता हूँ, आई होप सो कि मैं विजिबल हूँगा। हाँ, इसको बड़ी कर देता हूँ स्क्रीन को। तो अगर किसी को फुल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो ये हमारा लॉस कर्व दिखाई देता है। अभी ना सिर्फ लेफ्ट वाला लॉस कर्व देखना, राइट वाला तुम कहोगे कि यार ये कैसा कर्व है, जुम 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 जुम। यहाँ पर तो सर जब आपने मुझे दिखाया तब तो लॉस हमेशा कम ही हो रहा है, 8126, 8122, 8119, 8115, 8112, 810। ठीक है, तो लॉस हमेशा कम हो रहा है। वैसे तो मैंने प्रोजेक्ट में ये चीज़ बताई थी बट मैं बाद में फिर से बताऊंगा। तभी तुमसे लेफ्ट वाला डायग्राम देखो, मैं फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट वाला डायग्राम देखो तो एक्स एक्सिस पर क्या है? एक्स एक्सिस पर है तुम्हारा ई पॉच, वाई एक्सिस पर है तुम्हारा लॉस। अभी चिंता मत करना, ये HTML फाइल मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। और मैंने बताया था कि तुम लाइव सर्वर नाम की एक्सटेंशन डाउनलोड करो, लाइव सर्वर पे क्लिक करो और तुम जो है तुम्हारे पास फाइनली जो है बन के ऐसा सा लॉस कर्व बन के आएगा। और मैं कोड में दिखाऊंगा और मैं तुम्हें कोड दूंगा आखिरी में। ठीक है, क्लास के बाद तुम उसको करके अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हो, उसको मैं क्लास में बना के दिखाऊंगा। ये तो एनिमेशन है बेसिकली, मैं इसलिए लॉस कर्व बना के दिखाऊंगा जो तुमने सेम प्रोजेक्ट करा था उसी प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस बढ़ रहे हैं तो लॉस कम हो रहा है, तुम देख रहे हो। और ये इसमें जिटरनेस नहीं है, इसमें जिटरनेस है, जुम 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 जुम। और एक ऐसा जूम करके एक सीधी लाइन, एक जुम 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 करके ऐसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। अब ऐसा इसलिए है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको मैं साथ के साथ कवर करना चाहूँगा, वो है, ये मैंने वैसे इंट्रोडक्टरी में भी कवर करा था बट मैं फिर से कवर करूँगा, बैचेस और नॉन बैचेस की चीज़ें क्या होती हैं। बैच का मतलब क्या होता है कि पूरा डेटा सेट ना लेके, ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि लेफ्ट वाला डायग्राम जो तुमने देखा ना, तो ये लेफ्ट वाला डायग्राम जितने ट्रेनिंग एग्जाम्पल हैं एक साथ न्यूरल नेटवर्क में लेगा और सबके लिए लॉस निकालेगा, हर एक एग्जाम्पल के लिए लॉस निकालेगा और सब सारे लॉस को सम करने के बाद, ठीक है, हर एक एग्जाम्पल प्रेडिक्शन को सम करने के बाद जो है हमारे पास फाइनली हम बैक प्रोपागेट फिर करेंगे और बैक प्रोपागेट करेंगे और फिर जो है हम उस हिसाब से वेट्स को ट्यून करेंगे। तो अभी हम वेट्स को ट्यून कर रहे हैं, अगर लेटेस्ट से हमारे पास 100 एग्जाम्पल्स हैं तो हम 100 एग्जाम्पल्स के रिस्पेक्ट में वेट्स को ट्यून कर रहे हैं और लॉस कम कर रहे हैं। जब हमारे पास बैच होगा तो बैच का मतलब क्या होता है? सबसेट ऑफ डेटा। तो आप 100 एग्जाम्पल्स में से रैंडम कोई भी ले लो, 25, 30, 35, 40, 50 जो भी तुम्हें सूट करता है तुम उतने जो है एग्जाम्पल्स ले लो। और वो जब तुम एग्जाम्पल्स लोगे बैच के, जब वो तुम बैच के एग्जाम्पल्स लोगे और तब तुम लॉस निकालोगे। ठीक है, क्योंकि अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम सारे एग्जाम्पल्स नहीं ले रहे हो, तो तुम एक बैच ले रहे हो 25 एग्जाम्पल का। तो ऐसा होता है कि इन पर्टिकुलर 25 एग्जाम्पल में लॉस आया 0.5, बट अगला बैच तुमने लिया वो अच्छा बैच निकल गया तो तुम्हारा लॉस आया करंट वेट्स के हिसाब से कम आ गया, 0.4 आ गया। बट अगला बैच तुमने लिया 25 एग्जाम्पल का सेट लिया, वो खराब निकल गया, जो तुम्हारे करंट वेट से सेट नहीं बैठ रहा, तो वो लॉस जो है वो बढ़ गया। बट जब तुम सारे एग्जाम्पल्स के साथ करते हो तब ऐसी चीज़ नहीं आती, क्योंकि तुम सारे एग्जाम्पल को कंसीडर करके मिनिमाइज कर रहे होते हो। इन प्रोडक्शन प्रैक्टिस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम सारे एग्जांपल्स लोगे, क्योंकि मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप हमेशा बैचेस के साथ ही काम करोगे। नॉन बैच जैसी चीज़ अब एग्जिस्ट तो करती है ऑब्वियसली, बट आप इन प्रोडक्शन ऐसी चीज़ें मतलब नहीं करोगे। ट्रेनिंग करते हुए बैच तो आप लोगे ही। बैच जो है एक हाइपर पैरामीटर है, जैसे अल्फा एक हाइपर पैरामीटर तो आप सेट कर सकते हो, वैसे बैच भी आप सेट कर सकते हो कि यार अगर मेरे पास टोटल ट्रेनिंग एग्जाम्पल का सेट 100 है तो मैं 25 लूँ, 30 लूँ, 35 लूँ, बट ये कंसर्न नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो अब तुम लेफ्ट साइड वाला डायग्राम देख चुके हो, अब तुम राइट साइड वाला देखो। राइट साइड में बैच ले रहे हैं,
ठीक है, लेफ्ट साइड में बैच नहीं लिया, ठीक है, तो इसलिए राइट साइड में जिटरनेस ज़्यादा आ रही है कि एक बैच अच्छा मिल गया तो लॉस कम आ गया, एक बैच अच्छा मिल गया तो लॉस ज़्यादा आ गया, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, जुम करके जो है चीज़ें जो है ख़त्म हो गई, ठीक है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों की गलतफहमी रहती है यार ये लॉस में जिटरनेस क्यों है। तो इसका बेसिक फंडा ये है कि यार जो करंट बैच था वो कम हो गया और अगला बैच जो है वो ज़्यादा आ गया, इसलिए ही बेसिक फंडा है। अल्टीमेटली आखिर में सारे एक लॉस मिलेंगे। तो अब आप कहोगे कि यार सर बैच की ज़रूरत क्या हमेशा ही सारे दो। यार मैंने कहा यार तुम्हारे पास जीपीयू में मेमोरी में कंस्ट्रेंट होते हैं, हाँ होते हैं, हर जगह मेमोरी के कंस्ट्रेंट होते हैं। अगर तुम्हारे पास मेमोरी का कंस्ट्रेंट नहीं है और ट्रेनिंग टाइम भी ठीक लग रहा है तो तुम क्या करोगे, पूरा बैच पूरे ही ट्रेनिंग सेट लोगे। बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। इन रियलिटी डेटा सेट बहुत बड़ा होता है, जीपीयू की मेमोरी 4 GB 5 GB 16 GB इनमें फिट करने में जो है बड़ी दिक्कत आती है डेटा सेट को, तो इसलिए हमें बैच लेना पड़ता है। दूसरा कारण है ट्रेनिंग का टाइम जो है बैचेस में कम होता है। तो अब तुम सोचो हर बारी तुम 100 एग्जाम्पल्स को न्यूरल नेटवर्क में फॉरवर्ड पास करवा रहे हो, 100 एग्जाम्पल्स का लॉस निकाल के जो है फिर बैक प्रोपागेट कर रहे हो। दूसरी जगह तुम हमेशा 25 एग्जाम्पल को फॉरवर्ड पास करके उनके रिस्पेक्ट में लॉस निकाल के फिर बैकवर्ड पास कर रहे हो। तो किस में कम टाइम लगा, तो फॉरवर्ड पास 100 एग्जाम्पल्स में और 25 एग्जाम्पल्स में और फिर लॉस कैलकुलेशन में जो है कम टाइम लगा। तो आमतौर पर मेरे ख्याल से जितना मेरा समझ है तो ओवरऑल कोर्स भी कम यूज़ हो रहे हैं, ओवरऑल मेमोरी कम यूज़ हो रही है। ऑब्वियसली कहाँ तुम्हें 100 एग्जाम्पल्स के साथ वेट और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता, उतने ही ज़्यादा तुम्हारी मेहनत होती, ठीक है। अब लेटेस्ट से 100 एग्जाम्पल्स हैं और हर एग्जाम्पल में 2 हैं, ठीक है। सबको याद होगा जो हमने लेक्चर 26 में करा था कि 2 इनपुट हैं, 100 एग्जाम्पल्स हैं, 2 कॉलम है, हर इनपुट के 2 एग्जाम्पल हैं। हर बारी इनपुट गया, सारे से मल्टीप्लाई हुआ, लॉस निकाला, फिर अगला इनपुट गया, ऐसे 100 बार होगा, वरना ऐसे 25 बार होगा। तो ओवरऑल कंप्यूटेशन जो है टाइम जो है रिड्यूस होगा। टोटल नंबर ऑफ कोर्स जो हैं उतने ही लगेंगे, हाँ टोटल नंबर ऑफ कोर्स नहीं लगेंगे, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम कह सकते हैं इंटर्न कोर्स भी ज़्यादा लग रहे हैं हमारे इनइफेक्टिव टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये एक चीज़ है। लॉस जो हम निकाल रहे हैं वो लॉस आमतौर पे जो है 25 के रिस्पेक्ट में है, तो इनिशियल लॉस कम होगा। वो 100 के एग्जांपल में होता तो इनिशियल लॉस ज़्यादा होता, पर दोनों सेम जगह आके कन्वर्ज करने सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें वेरी करती हैं तुम्हारे इनिशियलाइजेशन पे, इनिशियल लॉस कैसा आएगा तुम्हारे इनिशियलाइजेशन पे डिपेंड करता है। जेवियर इनिशियलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो नहीं, इन सब पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, जिसकी बातें हम आगे करेंगे जब हम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन और CNNs और RNNs की तरफ जाएंगे तब, और रेजनेट की तरफ जाएंगे तब हम ये सब चीज़ें वेवनेट रेजनेट ये सब पढ़ेंगे, तब हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे, नॉर्मलाइजेशन वगैरह बायग्राम लैंग्वेज मॉडल वगैरह पढ़ेंगे तब। अब जो है लॉस ओवरऑल कम हो रहा है, ठीक है, और इधर भी बैच का लॉस कम हो रहा है। अब मैं इन चीज़ों को लिखवाना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब तुम देखना तो मैं लॉस कर्व का क्या मैंने पहला कॉन्सेप्ट समझा दिया अच्छे से, ठीक है, कि भाई लॉस कर्व ऐसा होता है और जिटरनेस होती है, ठीक है। अभी मैं कोड में कोड करके दिखाऊंगा, पहले इस चीज़ को ही ख़त्म करते हैं। बैच तो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट मैं भी बताऊंगा, ऑब्वियसली बताऊंगा। अभी मैं जो है लिखता हूँ स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, लॉस कर्व लिख रहा है ना, लॉस कर्व, ठीक है। डायग्राम बना लो सबसे पहले तो यहाँ पर, ठीक है, ये ठीक है, नंबर ऑफ ईपॉश, हैश का मतलब नंबर ऑफ होता है मेरे यहाँ पर और ये लॉस। तो आमतौर पे लॉस जो है ऐसा जो है, दिस इज़ दी गुड लॉस, ठीक है। लॉस जो है जैसे जैसे ट्रेनिंग टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे तुम डेटा को बार बार देख रहे हो तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, ये तुम्हारा लॉस कर्व है। और अब क्या है कि देयर इज़ लॉस कर्व विदाउट बैच, लॉस कर्व विद बैच, अगर बैचेस से करोगे, और लॉस कर्व बिना बैच के करोगे तो कैसे, ठीक है। सो दिस इज़ द लॉस कर्व विदाउट बैच, ठीक है, लॉस कर्व विदाउट बैच एंड लॉस कर्व विद बैच, ठीक है। ये लॉस कर्व विद बैच, जब तुम लॉस कर्व विद बैच की बात कर रहे हो तब तुम्हें क्या समझ में आएगा कि ये बनाया, ये मेरा वही नंबर ऑफ ई पॉश है और ये मेरा लॉस है, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा ये गंदा सा लॉस तुम्हें दिखाई देगा, बट तुम पहुंचोगे सेम पॉइंट पर। सो दिस इज़ गुड लॉस कर्व, मैं लिख रहा हूँ गुड लॉस कर्व, बट ये बैच चीज़ के साथ है और ये बिना बैच के साथ है, ठीक है। तो ये स्टेप कह दो, ई पॉश कह दो, जो भी डिपेंड करता है। यहाँ पर नंबर ऑफ ई पॉश की बजाय तुम स्टेप कहो, क्योंकि ई पॉश का मतलब होता है तुमने सारा एंटायर ट्रेनिंग डेटा सेट एक बार देख लिया है। जब तुम यहाँ पर जब बैचेस में काम कर रहे हो तो तुम 100 एग्जाम्पल में से 25 एग्जाम्पल ले रहे हो हमेशा। तो या तो तुम कोई डिक्शनरी मेंटेन करो मैप पर कि हाँ भाई मैंने देख लिया, या फिर तुम ऐसा करो कि 25 लाइन वाइज ले लूँ तो मुझे एक बार दिख गया है बैच अपना, या रैंडम 25 ले रहा हूँ तो मैं नंबर ऑफ स्टेप्स कहूँगा, तब ई पॉश की बात मैं नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा,
नंबर ऑफ स्टेप्स लिखना जो है यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब जो है मैं एक लाइन लिखता हूँ, लॉस कर्व, ओहो शिट यार माई बेट की स्क्रीन दिखाना भूल गया। तो कुल मिला के मैंने अब तक 2 डायग्राम बनाया है, मैं फिर से जो है भूल जाता हूँ। मैंने एक डायग्राम बनाया है अपने लॉस कर्व का, ठीक है, विदाउट बैच, और एक बनाया लॉस कर्व का विद बैच। लॉस कर्व विदाउट बैच में क्या है कि स्मूथनेस आ जाती है, ठीक है, और लॉस कर्व विद बैच में जो है मैं जिटरनेस होती है थोड़ी सी, गुड लॉस कर्व होता है, वही सेम चीज़ लिखी है यहाँ पर। जब मैं एंटायर सेट की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ ईपॉश के रिस्पेक्ट में कह सकता हूँ कि कितनी बार मैंने ट्रेनिंग के सेट को देखा, ठीक है। और जब मैं जिटरनेस के रिस्पेक्ट में लॉस कम कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि कितने स्टेप्स गए, समझ गए ना, स्टेप्स क्यों गए। अगर 100 एग्जाम्पल में से रैंडम 25 एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ तो इसका मतलब तो यही है यार कि जो है मुझे पता नहीं चलेगा कब एक ईपॉश पूरा हुआ। या तो मैं एक मैपर मेंटेन करूँ ऑब्वियसली, या फिर मैं 25 को मैं सिक्वेंशली लूँ, 25 का सब एरे ले लेके, ठीक है। तो अब जब मैं लॉस कर्व की बात कर रहा हूँ तो मैं ये वाली लाइन लिखना चाहूँगा, इफ़, यहाँ नहीं लिखता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ लॉस कर्व इज़ विदाउट बैच, then we'll see a lot smoother graph if loss curve is with batch, then we'll see more noise in the set। ठीक है, तो हम ज़्यादा अगर हम लॉस कर देंगे बैच के साथ देन वी विल सी मोर नॉइज़ इन दी सेट। अब एक लाइन जो बहुत बेहतरीन लाइन है, स्टेप्स आर नॉइजी, ईच स्टेप विल बी नॉइजी। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ, ऐसे तो मुझे ये भी लिखना चाहिए था, चलो आगे लिखता हूँ। इन लॉस कर्व विद बैच ईच स्टेप लिख रहा हूँ या ईपॉश नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ईच स्टेप विल बी नॉइजी, ठीक है, हर एक स्टेप जो है नॉइजी होएगा। इन लॉस कर्व विद बैच ईच स्टेप विल बी नॉइजी, क्योंकि एक बैच अच्छा मिल गया तो लॉस कम मिल गया सेट ऑफ वेट्स के रिस्पेक्ट में, एक बैच खराब मिल गया तो उन सेट ऑफ वेट्स के रिस्पेक्ट में खराब मिल गया, ठीक है। ठीक है, तो ईच स्टेप विल बी नॉइजी इन लॉस कर्व विद बैच, ईच स्टेप विल बी नॉइजी। अब अगर मैं लॉस कर्व विदाउट बैच पर हूँ, मोर स्टेप्स विद, हाँ, अब दूसरी चीज़ क्या है, ईच स्टेप विल बी नॉइजी। अब यहाँ पर दो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ को समझने के लिए, वो ये है कि ट्रेनिंग में ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि यार तुमने 100 का सेट था और 25 एग्जाम्पल तुमने एक बारी में लिए। अब जो वो 25 एग्जाम्पल तुमने एक बारी में लिए हैं उसके लिए लॉस कभी अच्छा हो सकता है, कभी ख़राब, कभी अच्छा कभी ख़राब, ठीक है। अब अगर ये चीज़ है तो स्टेप, तो क्या तुम कॉमन सेंस से बताओ कि क्या टोटल नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा लगने चाहिए? यार तुम पहले 100 का डेटा सेट दिखा रहे थे न्यूरल नेटवर्क को, उसके रिस्पेक्ट में लॉस निकाल के अपडेट ले रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो लगेंगे ट्रेनिंग में, अगर तुम एंटायर डेटा सेट दिखा रहे हो वो कम होंगे। पर अगर तुम बैचेस के साथ काम कर रहे हो तो तुम्हें ओवरऑल स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि तुम एक बारे में 25 ही दिखा रहे हो, बट एफिशिएंट ज़्यादा सेकंड वाला है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है, ठीक है। इफ़ ट्रेंड विद बैचेस, मैं भी कोड दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। इफ़ ट्रेंड विद बैचेस, पहले थ्योरी खत्म कर लो। इफ़ ट्रेंड विद बैचेस मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, more steps are required. If not trained with batches, less steps are required.
ओके, एंड द थर्ड सिक्स्थ थिंग इज, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा डेटा सेट 100 एग्जाम्पल्स का था और तुमने 100 के 100 एग्जाम्पल्स जो है दिखा लिए एक साथ, और तुमने 100 के 100 एग्जाम्पल्स एक साथ दिखा लिए, एक सेकंड देना, अगर तुमने 100 के 100 एग्जाम्पल्स एक साथ दिखा दिए, तो तुम्हें पता है ना कि जब लॉस निकला, तो लॉस जितना निकला उसके हिसाब से तुम्हें एंटायर डेटा सेट तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क ने देखा हुआ है, और उन सभी के लॉसेस को निकाल के, तो तुम्हारे पास जब तुम लॉस डॉट बैकवर्ड करते हो, जब तुम बैक प्रोपगेशन करते हो, तो तुम्हारे पास ग्रेडियंट्स आएंगे, तो वो एग्जैक्ट ग्रेडियंट्स होंगे क्या? ठीक है, बट जब तुम 100 एग्जाम्पल्स में से 25 एग्जाम्पल ले रहे हो हर बार रैंडमली, तो तुमने 25 का डेटा सेट ही दिखाया, तो 25 के डेटा सेट के रिस्पेक्ट में लॉस निकला, तो जब बैकवर्ड पास होगा, जब बैक प्रोपगेशन होगा, तो उसी के रिस्पेक्ट में जो है तुम्हें ग्रेडियंट्स मिलेंगे। तो उन बचे हुए 75 जो होंगे एग्जाम्पल्स, उनके रिस्पेक्ट में तुम्हें करंटली ग्रेडियंट नहीं मिल रहा। हाँ, आगे ऐसा हो सकता है, बट फिर तुमने नॉइज ऐड कर दी, जो पहले सेलेक्ट है वो तुमने फिर से सेलेक्ट कर लिया, और जो नहीं थे वो तुमने नए सेलेक्ट करे, तो यहाँ पर ग्रेडियंट्स अप्रॉक्सीमेट तुम्हें मिलते हैं, इसलिए जिटरनेस भी आता है। ये एक और कारण है, क्योंकि अल्टीमेटली जब तुम अपडेट दे रहे हो, तो अपडेट कैसे देते हो? W माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई दी ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट अलग हो सकता है तुम्हारा उसके लॉस के रिस्पेक्ट में, क्यों? क्योंकि तुम्हारा डेटा सेट का इनपुट अलग था, क्योंकि इसलिए W की वैल्यू जो है उसके हिसाब से चेंज होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ़ ट्रेंड विद बैचेस, if trained with batches, then approximate gradient is calculated। ये एक और कारण है जिटरनेस ना आने का। if not trained with batches, then exact gradients, आदत पड़ गया काटने की, पेन से लिख लिख के आदत पड़ गया, देन एग्जैक्ट ग्रेडियंट इज कैलकुलेटेड। ये दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से समझानी थी, तो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा कि जिटरनेस क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, ठीक है, नॉइज़ क्यों आ रही है, क्योंकि तुम्हारा जो लॉस कर्व है उसके अंदर उसने कुछ ही डेटा देखा है, तो कुछ पैच अच्छा मिल सकता है, कुछ पैच ख़राब, इससे जिटरनेस आ रहा है। दूसरा ये भी है कि ग्रेडियंट्स अलग हो सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ग्रेडियंट निकालते हो तुम, आखिरी में तुम्हें आसपास के मिल जाते हैं। दूसरा एक नई चीज़ ये है कि इट इज़ नॉट अ वरी सम, अब तुम सेलेक्ट कैसे करोगे, हाउ टू सेलेक्ट बैच साइज, अगला पॉइंट ये है, हाउ टू, इसको अलग से लिखते हैं। ये वाले पॉइंट हो गए ना, हाउ टू सेलेक्ट अ बैच साइज, हाउ टू सेलेक्ट अ बैच साइज। तो एक बैच साइज को कैसे सेलेक्ट करोगे तुम, ये बताओ। तो अब तुम सोचोगे ध्यान से तो तुम्हें समझ में आएगा। इट इज़ नॉट अ वरीसम हाइपर पैरामीटर, इट इज़ नॉट अ वरीसम हाइपर पैरामीटर। तो ज़्यादा चिंता मत करो इसकी, जितना तुम्हारा मेमोरी में जीपीयू है उतना लोड कर लो एक साथ एग्जांपल्स, और फिर जो उसके रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड, ये सोच के कि भाई कल को केवी कैश स्टोर होगा, वो सब बात की बात है। जितने तुम्हारे जीपीयू की मेमोरी में अच्छे से आ जाए, ट्रेनिंग हो जाए, स्टोरेज एक्स्ट्रा स्टोरेज को छोड़ के, उतना जो है तुम बैच साइज ले सकते हो। जनरली जो है बैच साइज जनरल जो है आमतौर पे 32, 64, 128 इनमें से आमतौर पे लिया जाता है, बाकी ऐसा कुछ हार्डकोर नियम नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ वरीसम हाइपर पैरामीटर। जैसे अल्फ़ा तो बहुत वरीसम है, पूरी ट्रेनिंग बिगाड़ सकता है, बट ये इतना वरीसम नहीं है। बैच जो है जनरली 32, 64, 128 हो सकता है, ठीक है। आखिरी चीज़ जो मैं इसमें लिखता हूँ कि आखिरी चीज़ जो मैं इसमें लिखता हूँ, वट एवर फिट्स इन योर GPU मेमोरी टेक दैट एज बैच साइज, वट एवर फिट्स इन योर GPU मेमोरी। GPU तो सबको पता होंगे मेरे ख्याल से आज की तारीख में, GPU मेमोरी, वट एवर फिट्स इन योर GPU मेमोरी, वट एवर फिट्स इन योर GPU मेमोरी टेक दैट बैच साइज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक सो कि समझ गए होंगे।
हाँ, एक चीज़ और कि एलेक्सनेट, अगर किसी को पता है, वैसे तो मैं पूरी कहानी समझाऊंगा जब मैं CNN से पढ़ाऊंगा। एलेक्सनेट एक बहुत ही फेमस न्यूरल नेटवर्क है जिसने डीप लर्निंग की फील्ड को बदल के रख दिया था। उसमें बैच साइज़ 256 यूज़ हुआ था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एलेक्सनेट क्या होता है, वो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है। इमेजनेट के डेटा को क्लासीफाई करता है 1000 लेवल्स में। 2012 या 13 में पेपर आया था। जॉफ्री हिंटन, इलर सिट्स्केवर, एलेक्स स्क्रिविचकी ने पेपर लाए थे जहाँ से डीप लर्निंग की फील्ड बिल्कुल बूम कर गई थी। तो ये चीज़ है, ठीक है। एक सेकंड देना। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गई, आई होप सो कि मैं ये मेन चीज़ जो है कवर करना चाहता था, मैंने ये अच्छे से समझा दिया है। एक चीज़ जो मेन रह रही है वो बस ये है अब, लर्निंग रेट डी के, वो मैं बाद में बताऊंगा। और एनिमेशन जो है मैं दिखाना चाहूँगा वो। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो मैंने तुम्हें जो दो लॉस कर्व दिखाए, जो मैंने तुम्हें यहाँ पर एनिमेशन की मदद से दिखाए, ये जो दो लॉस कर्व दिखाए हैं, इनको मुझे कोड में जो है दिखाना है, ठीक है। कि कोड में हाँ सिलेक्ट में ऐसा हो रहा है ताकि तुम भी इनको रेप्लिकेट कर सको। वैसे मैं HTML भी दूंगा, पर मैं तुम्हें सेम प्रोजेक्ट जो हमने लेक्चर नंबर 26 में करा था इंट्रोडक्शन की सीरीज़ में, उसी प्रोजेक्ट को मैं उठाऊंगा और उसी प्रोजेक्ट के अंदर ग्राफ वगैरह बना के दिखाऊंगा। बट उससे पहले एक और अच्छी चीज़ दिखा दूँ, अगर 2D में किसी को समझ नहीं आया तो 3D में देख लो भाई, ठीक है। तो ये जो डायग्राम तुम अभी देख रहे हो 2D में है, तो इसको 3D में देखो। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि 3D में देख सकता हूँ मैं इसको, कमाल की चीज़ है। लॉस है, पैरामीटर कम होता जा रहा है जैसे जैसे। पैरामीटर क्यों लिखा है इसने, अरे फटे गया क्या, रीसेट मारो। ये देखो इसमें जिटरनेस है, देख रहे हो बॉल कैसे ऐसे 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 कर रही है। ये बॉल गायब हो गई है इस साइड, लगता है ठीक से बना नहीं पाया ये, ठीक है। अब अगर मैं जिटरनेस को और बढ़ा दूँ, जूम जूम जिटरनेस को कम भी करा जा सकता है, तो प्लेन होंगे ये दोनों। तो जैसे जैसे तुम बैचेस का साइज़ कम करते जाओगे उतनी ज़्यादा जो है जिटरनेस बढ़ती जाएगी। बैचेस का साइज़ कम करने पे जिटरनेस बढ़ेगी क्योंकि उसने उतना ही कम ट्रेनिंग डेटा देखा है एक बारी में, इसके रिस्पेक्ट में लॉस निकाल रहा है। लर्निंग रेट कम कर सकते हो, ठीक है। और तुम स्पीड को जो है बढ़ा सकते हो, तो ये बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तुमने लर्निंग रेट कम करा तो देखो कि कैसे कम डाइवर्जेंस हो रहा है, बहुत देर में डाइवर्जेंस हो रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ लगी मुझे, तुम देख सकते हो इसको। मैं इसको शेयर कर दूंगा एनिमेशन को, HTML फाइल बस तुम्हें चालू करनी है और तुम्हारा काम हो जाएगा। अब जो है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट जो शुरू होगा, वो है कोड में दिखाना। मुझे ये वाला डायग्राम दिखाना था, मैंने बहुत मेहनत से बनवाया था AI से, मैंने खुद नहीं बनाया, मुझे नहीं पता ये कैसे बनता है। HTML बनवाई थी मैंने बस इसकी। अब मेरे दिमाग में एक प्लान था, बस तुम्हारे पास वो होना चाहिए अगर तुम्हें आज की तारीख में एनिमेशन बनानी है तो। हाँ, ऐसा हो सकता है इनकी फट जाए AI की, तो बहुत सी एनिमेशन नहीं भी बना पाते, या तो स्किल इशू होगा। ऐसा हो सकता है कि मैं बनवा नहीं पा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने अंधी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करी है। तो हाँ, तो अब बढ़िया से कोड की तरफ चलते हैं। मैं अगर कोड पर आता हूँ तो जो है मैं कोड की तरफ आता हूँ। अब ये देखो, अब ये लेक्चर 2 कह रखा है। अब मैं लेक्चर 1 पे मैंने एक्चुअली कोई कोड लिखा नहीं था, तो मैं लेक्चर 1 में मैंने कोई नोटबुक नहीं लगाया, लेक्चर 2 पे लगा रहा हूँ, ठीक है। अब अभी भी काम काफ़ी रह रहा है ऐसा मत सोचना कि काम नहीं रह रहा है, काफ़ी काम रह रहा है। डिफरेंट लर्निंग रेट समझने रह रहे हैं, या फिर हम वो डिफरेंट लर्निंग रेट वाला लेक्चर अगली क्लास में कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमें टाइम ना मिले इस क्लास में कंप्लीट करने का, ठीक है। तो ये करा, देखो मैं नॉर्मल रन कर रहा हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट था, अगर किसी को याद नहीं, वैसे मैं नोटबुक लगाऊंगा, बट सिंपल था कि मेक मून डेटा सेट लिया sklearn से, फिर हम, और ये मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनवा के दिखा रखा है 1.5 घंटे में बढ़िया से। लेक्चर नंबर 26 में इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स की सीरीज़ में तुम जाके सर्च कर सकते हो। यहाँ पर मैं बस जो है थोड़ा सा रन का बटन दबा रहा हूँ बस। ये न्यूरल नेटवर्क बना दिया इसने, ये प्रिंट कर दिया, ये कर दिए, ये कर दिए, ये कर दिए, ये। हाँ, अब ये सब मैं हटा देता हूँ। मैं 2 मिनट ये सब चीज़ें हटा रहा हूँ, ये भी रख लो, ये हटा रहा हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड पास तुम कर दो, बट तुम लॉस मत निकालो ना, लॉस प्रिंट करो ना, ये करो। मैं नहीं चाहता कि तुम अभी ये सब चीज़ें करो, ठीक है। तुम सीधा जो है यहाँ पर पहुँचो और तुम यहाँ पर जो है काम करना शुरू करो। तो मैं जो है दिखाता हूँ हाँ, तो क्या सभी को ये वाला कोड याद है? क्या सभी को ये वाला कोड याद है? मेरे ख्याल से ये बहुत ही सरल सा कोड है जो सबको याद होगा कि हम 10,000 बारी डेटा सेट को देखेंगे और हम जो है अल्फ़ा, हमारा लर्निंग रेट जो है 0.001 है। तो मैं ट्रैवर्स करूँगा हर एक डेटा सेट में, फॉरवर्ड पास करूँगा, लॉस निकालूंगा, ये रिग्रेशन लॉस है, मैंने बताया था रिग्रेशन लॉस क्या होता है। और फिर जो है मैं हर
10 बारी देखने के बाद प्रिंट कर दूंगा कि क्या ई पॉश पर है, क्या लॉस है। सबको जीरो ग्रेड कर दूंगा ग्रेडियंट्स को बैकवर्ड पास करने से पहले। बैकवर्ड पास करूँगा, सारे ग्रेडियंट निकालूंगा, फिर टॉर्च डॉट नो ग्रेडियंट करूँगा एफिशिएंसी के लिए, ताकि ग्रेडियंट्स जो है लॉन्ग दी वे चाइल्ड और वो कैलकुलेट ना हो। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क देखा है जिसमें हमने माइक्रोग्रेड बनाया था, उसमें हमें उससे समझ में आएगा कि ये क्यों ज़रूरी है, जिसमें कंप्यूटेशनल ग्राफ बनता है। और फिर जो हम फाइनली फॉर पी इन पैरामीटर्स करके सारे पैरामीटर्स पे अपडेट कर देंगे। अभी हम इस पार्ट पर हैं, ये पूरी सीरीज सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करेगी, ठीक है, जिसके अंदर अल्फ़ा है, ग्रेडियंट है और डेटा वेट अपडेट है, और थोड़ी बहुत चीज़ें में जो है मैं लर्निंग रेट और लॉस कर्व की बताऊँगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं नॉर्मल एंटर का बटन दबाऊँ तो न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो गया। अब क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट है तो 2 सेकंड में, और छोटा न्यूरल नेटवर्क है तो ट्रेन हो गया। शुरू हुआ किससे? शुरू हुआ 0.665 से और एंड हो गया हमारा न्यूरल नेटवर्क 0.0832 पे, ठीक है। बहुत ही सरल थी ये चीज़, बहुत ही सरल थी ये चीज़। और उसके बाद जो है अब ये लॉस कर्व को बस मुझे प्लॉट करना है। तो अगर किसी को मैटप्लॉटलिब आता है तो वो आराम से कर देगा। क्या करूँगा, सबको स्टोर कर लूँगा जब न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग हो रहा है, सबको स्टोर करने के बाद जो है मैं कर लूँगा। तो मैं 2 पाइथन की लिस्ट बनाता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 पाइथन की मैं लिस्ट बनाता हूँ, और जैसे जैसे मुझे मिलता जाता है मैं वैसे वैसे जो है स्टोर करता जाता हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि एक्स एक्सिस में अपेंड कर दो आई, जो कि तुम्हारा ई पॉश है। वाई एक्सिस में अपेंड कर दो तुम्हारा लॉस, कि भाई करंट लॉस कितना है बैकवर्ड पास और उससे होने से पहले। अब तुम जो है फिर से अब तुम स्टार्टिंग से चलाना पड़ेगा न्यूरल नेटवर्क को रीइनिशियलाइज करके। तुम गए चलाया। अब न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो गया। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तुमने स्टोर कर लिया है तुम्हारे इसको। अगर तुम देखोगे यहाँ पर तुम्हें समझ में आएगा एल ई एन ऑफ एक्स एक्सिस और एल ई एन ऑफ वाई एक्सिस क्या है, 10,000 10,000। और अगर तुम पी एल टी डॉट प्लॉट करोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, तो कांट कॉल दिस, ओ सॉरी, तुमने लॉस कर दिया। तो लॉस एक टेंसर है, तो वो टेंसर समझता नहीं है क्या होता है, तो तुम्हें डॉट आइटम करना होता है वैल्यू को बाहर निकालने के लिए। ये बात मैं भूल जाता हूँ, तुम भी भूल गए होंगे। इसलिए देखो फ़ायदा पाइटॉन से 2 सेकंड में ट्रेन हो जाता है। तुम अपनी लाइब्रेरी में भी कर सकते हो, सेम चीज़ करनी पड़ेगी, बस यही है कि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो तुम इसको अगर प्लॉट करोगे तो तुम्हें जो है लॉस कर्व दिखाई दे रहा है कितना बेहतरीन तरीके से, ठीक है। पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस। किसी को अगर बढ़िया सा ग्राफ चाहिए तो मैंने बढ़िया सा ग्राफ भी बना के रखा है, मैंने AI से बनवाया, खुद नहीं बनाया, बट ये देखने में काफ़ी कूल लगता है ग्राफ, तो मैंने इस ग्राफ को बनाया। तुम इस वाले ग्राफ को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों सेम ग्राफ हैं, ठीक है। इसको और इसको तो मैं ये लगा दूंगा साथ में, मैंने नहीं लिखा है कोड, AI ने लिखा है, तुम देख सकते हो, सिंपल कलर वलर डाल के डार्क करके और स्टेप्स दिखाए हैं, ठीक है। तो अब इसकी ट्रेनिंग के बाद जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि देखो, अब आपने क्या देखा कि बैच की मदद से जब नहीं कर रहे हैं तब हमारा लॉस फंक्शन कैसे दिखता है, ठीक है। बट अगर अब हम बिना बैच के साथ करेंगे तब हमारा लॉस फंक्शन कैसे दिखेगा, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने दोनों एनिमेशन दिखा दिया, मैं फिर से दिखा देता हूँ कि जिटर वाला एनिमेशन कैसे दिखाई देता है। तुम देख रहे हो कि जिटर वाला एनिमेशन कैसे दिखाई दे रहा है, ये देखो, ठीक है। ये लॉस कर्व है जो कम होता जा रहा है, ये भी लॉस कर्व है जो कम होता जा रहा है। ये 3D में है, ये हमारा 2D में है, ठीक है। तो ये तुमने देखा, तो हमने लेफ़्ट वाला ग्राफ जो है अच्छे से बना लिया। अब हमें जो है राइट वाला ग्राफ जो है अच्छे से बनाना है, ठीक है। मैं OBS की रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं हटाता हूँ ताकि मतलब रॉ लगे यार, मतलब एडिटेड सही नहीं होता है ज़्यादा, मतलब रॉ चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। एक सेकेंड देना मुझे। अब जो है जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है मुझे राइट साइड वाला दिखाना चाहिए, ठीक है। राइट साइड वाला दिखाना चाहिए। तो अब जो है ये सेम नोटबुक को कॉपी करो, सेम नोटबुक को एग्जैक्टली कॉपी करो, और इसमें बैचेस, अगर किसी को याद है तो हमने जो है बैचेस वाला अभी इम्प्लीमेंटेशन करा था लेक्चर नंबर 26 में, अगर किसी को वो याद है तो अच्छे से, ठीक है। बट मैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर फिर से वो बैच वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा ताकि जो है दिक्कत ना आए। तो तुम इसी चीज़ को कॉपी करो। अभी तो सारा का सारा डेटा सेट एक साथ जा रहा था, ठीक है। अब सारा का सारा डेटा सेट एक साथ ना जाए तो उसके लिए क्या करना है, तो मैं इसका नोटबुक का क्या नाम दूँ लेक्चर 2 टॉर्च विदाउट बैच है ना, तो विद बैच कर देते हैं, विद बैच, ठीक है। तो अब तुम जब रन करोगे तो बाकी सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी ही रन होंगी। इनपुट लिया, पाइथन की लिस्ट में कन्वर्ट करा, ठीक है, फिर वो बनाया, दोनों की शेप्स को सही करा, और फिर जो है यहाँ पर आए हम लोग। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो सबको याद है क्या, टॉर्च डॉट अंडरस्कोर डायमेंशन नाम का हमारे पास एक वो होता था, क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन होता था जो रैंडम सिलेक्ट करता था पूल में से 100 के इंडेक्स को, और फिर जो है उसको अप्लाई कर देते थे, ठीक है। अगर मैं पिछला कोड भी दिखाऊँ तुम्हें,
ठीक है। तो मैं तुरंत कॉपी पेस्ट कर दूंगा इस कोड को, और कोई फ़र्क नहीं है पूरे कोड में, पूरा एग्जैक्टली कोड सेम रहेगा। अब तुम ये देखो, अब मैंने ये किया क्या है मैं सिंपल बताता हूँ। ई पॉश, अब ये कुछ नहीं करता है, चलो यार लिख के ही दिखा देते हैं, गाली पड़ेगा ये कि आलसी हैं, ये आलस करते हैं। तो तुम पहले जो है रैंडम इंडेक्स निकालो, ये टॉर्च डॉट रैंड PERM। तो ये क्या करेगा, इनपुट की लेंथ लो, ठीक है, और मेरा बैच साइज़ कितना है, अब ये मेरा बैच साइज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पर बैच साइज़ लिख देता हूँ, बैच साइज़ मेरा यहाँ पर है 50, मतलब कि मैं 100 में से हमेशा 50 एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, ठीक है। 100 में से मैं हमेशा 50 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 50 का बैच मैं ले रहा हूँ, 50 दो बारी में एक, तो रैंडम 50 ले रहा हूँ 100 एग्जाम्पल में से। तो टॉर्च डॉट रैंडम परम्यूटेशन क्या करता है, टॉर्च डॉट रैंड परम्यूटेशन जो है जो ओवरऑल हमारी लेंथ है एक्सेस की जो कि 100 है, तो 100 हमने डाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर टॉर्च डॉट रैंड परम ऑफ 100 आ गया। तो इसने 0 से 99 के बीच में रैंडम 50 इंडेसेस को उठा के दे दिया मुझे। और फिर आप जो है बैच साइज़ यहाँ पर मैंने उतनी जो है लिस्ट में से सेलेक्ट कर लिया बैच साइज़ में, तो 50 सेलेक्ट कर लिया, तो इंडेक्स आ गई। अब मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पर बोल सकता हूँ कि बैच अंडरस्कोर एक्सेस मेरा किसके बराबर होगा, जो मेरा इनपुट था उसमें आर अंडरस्कोर इंडेक्स जो था उसका, ठीक है। फिर बैच अंडरस्कोर वाई एस क्या होगा, वाई एस में आर अंडरस्कोर इंडेक्स जो था वो, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा आ गया बैच, ठीक है। तो आर इंडेक्स से रैंडम इंडेक्सेस निकाली, और रैंडम इंडेक्सेस निकालने के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पर हमने आर अंडरस्कोर इंडेक्स करा, तो जहाँ जहाँ पर इंडेक्स हमने लिखी है तो वो वाली बैच में सेलेक्ट हो जाएंगे। और अब हमें जो है फाइनली बस रिप्लेस करना है, जहाँ जहाँ पर एक्सेस लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर बैच एक्सेस करना है, ठीक है। और कहाँ पर है वाई एस लिखा हुआ है, तो बैच वाई एस करना है। ये मैंने रिपीट कर दिया, मुझे करना तो नहीं चाहिए था क्योंकि मैं ये प्रोजेक्ट में बना चुका हूँ। अगर तुम सीरीज़ में देख के आओगे तो सब समझ रहे होंगे, अगर डायरेक्टली इस लेक्चर पर आ रहे हो तो कम समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। तो लॉस करता हूँ डॉट बैकवर्ड और ये बट आइडियल सिनेरियो के लिए मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ, तो मैंने जो पिछले उसमें करा था मैं उसको कॉपी पेस्ट मारना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं बस पैरामीटर्स अपडेट करता हूँ, तुम देखोगे अल्फ़ा, ये 3 लाइन सेम है, फॉरवर्ड पास हुआ, बैकवर्ड पास हुआ, हर 100 के सेट पे यहाँ पर लॉस प्रिंट हो रहा है। मैं 10 पे करवा लेता हूँ क्योंकि 10 पे करा रहे हैं, 0 ग्रेड बैकवर्ड पास करा, सारी चीज़ हो गई। ई पॉश, यहाँ पर ई पॉश दे दो, और यहाँ पर बैच साइज़ दे दो कि भाई बैच अंडरस्कोर साइज, तो वेरिएबल से अपडेट कर दिया सबको नंबर्स की बजाय। और तुम जो है अब अगर इसका ट्रेनिंग रन करोगे तो बैचेस के रिस्पेक्ट में चलेगा 50-50 एग्जाम्पल्स के। अब अगर मुझे जो है इसका ग्राफ बनाना है, अब मुझे जो है इसका ग्राफ बनाना है, अब जो है मुझे अगर इसका ग्राफ बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, अब ये सोचो। क्या मैं सेम चीज़ रिपीट करूंगा जो मैंने वहाँ पर रिपीट करी थी, बताओ। क्या मैं सेम चीज़ रिपीट करूंगा कि हाँ यार एक्स एक्सिस में तो मुझे चाहिए मेरा स्टेप। अब ये ई पॉश की बजाय मैं यहाँ पर इसको स्टेप कहना चाहूँगा क्योंकि तुम पूरा डेटा सेट नहीं देख रहे हो, तो स्टेप है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी जो है सिंपल क्या करूँगा जैसे मैंने उसमें करा था, एक्स एक्सिस डॉट अपेंड कर दूंगा आई के लिए, ठीक है। लॉस के बाद करते हैं, ठीक है, लॉस के बाद करते हैं, और वाई एक्सिस में मैं जो है अपेंड कर दूंगा लॉस डॉट आइटम को, ठीक है। अब जो है मैं इस ट्रेनिंग को रन कर दूंगा और ये बढ़िया से रन हो गया है। और मैं प्लॉट बनाऊंगा, तो प्लॉट तुम देख रहे हो यहाँ पर जिटरनेस वाला प्लॉट बनाए। आप कहोगे कि ये सारी तो सीधी लाइन है, बट क्या तुम जिटर देख रहे हो, जवाब है हाँ, क्योंकि तुम यहाँ पर जब तुमने ग्राफ देखा था तो बिल्कुल एक सीधी लाइन जो है बनी थी, ठीक है। ये हॉकी स्टिक जैसा फिगर तुम्हें दिख रहा होगा। हॉकी स्टिक जैसा फिगर तब दिखता है जब तुम्हारी इनिशियलाइजेशन अच्छी नहीं होती है, तो इनिशियली वो कंप्रेस करने की कोशिश करता है बहुत ज़्यादा वेरिएंस को, लॉस को, और फिर जो है मूव करता है। तो एक स्टार्टिंग के 100 स्टेप्स में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होता है, फिर जो है मूव करता है, तो इसलिए हॉकी स्टिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये मेजर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम जो है डीप न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन नहीं कर पाते थे 2012-13 से पहले, ठीक है। और ये प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट होनी कम हो गई है क्योंकि अभी इनिशियलाइजेशन काफ़ी बेटर हो गया है। अब हम जेवियर इनिशियलाइजेशन आ गया है हमारे पास, और भी बहुत सारे तरीके के इनिशियलाइजेशन हमारे पास आ गए हैं, और नॉर्मलाइजेशन आ गया सबसे बड़ी बात, बैच नॉर्मलाइजेशन, और 70 प्रकार के नॉर्मलाइजेशन है, लेयर नॉर्मलाइजेशन, बैच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ओवरऑल जो है हमारा ये इनिशियलाइजेशन काफ़ी बेटर हो गया, तो एक्सप्लोड नहीं होती। वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम उसकी बात करेंगे। अब तुम्हें अगर इसका बढ़िया सा ग्राफ देखना है तो मेरे पास फिर से बढ़िया सा ग्राफ है इसका, ठीक है। वैसे तो शायद सेमी ग्राफ काम कर जाए, और ये सेमी ग्राफ काम कर जाएगा क्योंकि ग्राफ तो वही है, बस जिटरनेस आ रही है यहाँ पर, और क्या है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ अगर दूसरा ग्राफ भी विद बैच, हाँ तो सेम ग्राफ आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पर जिटरनेस आपको दिखाई दे रहा है। तो आई होप सो कि तुम समझ गए होंगे कि मैं एक्चुअली में समझाना क्या चाहता हूँ। समरी सिर्फ इतनी है कि जब तुम विदाउट बैचेस रन करते हो तो एग्जैक्ट ग्रेडियंट मिलता है, तो लॉस कम होता है,
बट एफिशिएंट नहीं है, इतना मेमोरी नहीं है, इतनी टाइम ज़्यादा लेता है। बट जब तुम सबसेट ऑफ डेटा के साथ करते हो तो जिटरनेस आता है लॉस में, क्योंकि तुम सबसेट ऑफ डेटा के रिस्पेक्ट में निकालो और हर बारी कुछ नया डेटा दिखा रहे हो, तो इसलिए जो है जिटरनेस आता है और लॉस ऐसे 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 कम होता है। यहाँ भी हॉकी स्टिक स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें थी, क्योंकि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट ग्रेडियंट्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो ये मेरा आज का मतलब मेन मोटिव था समझाने का। ठीक है, टाइम हो गया काफ़ी। अब जो है अगले लेक्चर में हम क्या समझेंगे, अगले लेक्चर में हमें, अगला लेक्चर छोटा लेक्चर रहेगा, अगले लेक्चर में मुझे डिफरेंट लर्निंग रेट्स के बारे में समझाना है कि लो लर्निंग रेट, मीडियम लर्निंग रेट, हाई लर्निंग रेट, वेरी हाई लर्निंग रेट क्या होता है। ठीक है, और कैसे इनको सेट करते हैं, और जो है कैसे जो है कोड में हम इसको करके देखेंगे सेट, ताकि आप लोग भी रेप्लिकेट कर सकें, और एनिमेशन और ग्राफ में उसके भी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद जो है क्या होगा कि हमने स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कवर कर लिया है, और जो है आपने करा अभी, ये देखो एक आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है मिनी बैच स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। जो अब तक आपने स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था उसमें क्या होता है कि पैरामीटर में अपडेट करते हैं, बट यहाँ पर कोई बैचेस नहीं है, एंटायर डेटा सेट जो है फीड करा गया है आपके उसमें। बट जब आप बैचेस के रिस्पेक्ट में अपडेट करते हैं तो उसको मिनी बैच स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट बोल देते हैं, जो कि आपका ये है। सो दिस इज़ योर मिनी बैच स्टोकास्टिक gradient descent, and this is your without batch stochastic gradient descent। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं यहाँ पर नोटबुक में लिख भी देता हूँ कि इन मिनी बैच, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिनी बैच स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। तो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट सब पढ़ चुके हैं। मिनी बैच स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, इसके अंदर क्या होता है कि तुम बैचेस के ऊपर, ऑन बैचेस वी अपडेट दी पैरामीटर्स। ठीक है, कुछ भी फ़र्क नहीं है फॉर्मूले में, बस बैचेस इनपुट आउटपुट में हो रहे हैं तो ग्रेडियंट्स तो सेम तरीके से निकलेगा, बस स्लोप थोड़ा सा अलग होएगा। तो मैंने कहा था कि टी को भूल जाओ अभी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू डॉट ग्रेड एट टाइम टी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, बस ये जो मेरा स्लोप है यहाँ पर, ये स्लोप मेरा अप्रॉक्सीमेट स्लोप रहता है। कोड में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जब तुम एंटायर डेटा सेट लेते हो तो एग्जैक्ट रहता है, और मैंने जिटरनेस भी जो है दोनों ग्राफ्स की तुम्हें दिखा दी गई है। तो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम डिफरेंट लर्निंग रेट समझेंगे। इस लेक्चर में हमने मिनी बैच स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट समझा, और हमने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करी वो है लॉस और जिटरनेस, जो मुझे अच्छे से समझाना था। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम डिफरेंट लर्निंग रेट्स पढ़ेंगे, और उससे अगले लेक्चर में हम लिमिटेशन पढ़ेंगे स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की, और स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हम आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।